जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम साइकोलॉजी एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं और निरंतर ये क्लासें हो रही हैं। विस्तृत अध्ययन हम रोज करते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे नए साथी हैं वो सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें। दोपहर 2:30 बजे रोज आपकी क्लास होती है, तो रोज आप देखें, विस्तृत अध्ययन करें। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं वो आपको मैं बताता जाता हूँ क्लास के दौरान ही, तो उनको जरूर कवर किया करें, लिखा करें, नोट्स बनाया करें। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर दिया है, तो कोई भी डाउट लगता है तो व्हाट्सअप से जुड़ें। फेसबुक से भी आप जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से, और टेलीग्राम ग्रुप है अपना, उसमें मैं पूरी की पूरी पीडीएफ और विभिन्न प्रकार के नोट्स शेयर करता रहता हूँ, तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। शिक्षा मनोविज्ञान में इकाई 3, इसके पहले हमने इकाई 2 पढ़ ली है ना, और अब हम पढ़ने वाले हैं इकाई 3। इकाई 3 में हम पढ़ेंगे दोस्तों बाल विकास पार्ट 1। ठीक है, तो बाल विकास की बात करें तो अधिगमकर्ता का विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और अन्य, इसके अंतर्गत सारे के सारे विकास आएंगे, चाहे वो शारीरिक विकास हो, सामाजिक हो, संवेगात्मक हो, और जितना भी व्यक्ति का, एक बालक का विकास होता है वो बाल विकास के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो बाल विकास में दोस्तों एक तो होता है क्या, अभिवृद्धि, और दूसरा होता है विकास। ठीक है, अब अभिवृद्धि और विकास ये दो शब्द हैं, तो इन दो शब्दों के आपको अंतर जानना बहुत आवश्यक है। अभिवृद्धि का अभिप्राय होता है कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, कोशिका आप समझते होंगे, जैसे हाथ की लंबाई बढ़ना, ये क्या है, अभिवृद्धि हो रही है। ठीक है, अभिवृद्धि के अंतर्गत भार का बढ़ना, ऊंचाई का बढ़ना, शारीरिक अंगों के आकार में परिवर्तन आना, बालों का बढ़ना, नाखून का बढ़ना आदि, ये क्या कहलाएगी, अभिवृद्धि कहलाएगी। अब आपसे पूछा जाए कि एक बालक के वाल बढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या है, विकास है, अभिवृद्धि है, इसमें अभिवृद्धि। ठीक है, ये क्या हो रही है, अभिवृद्धि हो रही है। ये चीज आपको समझनी है कि अभिवृद्धि मतलब किसी भी अंग का बढ़ना, ऊंचाई का बढ़ना, शारीरिक अंगों का बढ़ना, नाखूनों का बढ़ना, बालों का बढ़ना, ये क्या कहलाएगा, अभिवृद्धि कहलाएगी। बात कर लेते हैं फ्रैंक के अनुसार कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है। कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही क्या कहलाती है, अभिवृद्धि कहलाती है। ये किसने परिभाषा दी है, फ्रैंक ने दी है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि की अभिवृद्धि वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है, ये किसने कहा है, ये परिभाषा किसकी है, तो आपका उत्तर होगा फ्रैंक। ठीक है, याद रख लेना। कर लेते हैं बात विकास की, तो व्यक्ति में समग्र परिवर्तन ही विकास है। व्यक्ति में समग्र परिवर्तन, अगर आपके बाल बढ़ रहे हैं, नाखून बढ़ रहा है, ठीक है, भुजाएं बढ़ रही हैं, आपका पेट बढ़ रहा है, और आपका पूरा शरीर जो है विकसित हो रहा है, तब वो क्या कहलाएगा, पूरा समग्र जो आपके शरीर में शारीरिक परिवर्तन हो रहा, मानसिक परिवर्तन, संवेगात्मक, ये सारे के सारे जो परिवर्तन है वो क्या कहलाएगा, विकास कहलाएगा। और अगर आपके बाल बस बढ़ रहे हैं या आपके नाखून बढ़ रहे हैं, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, अभिवृद्धि कहलाएगी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि नाखूनों का बढ़ना, बाल का बढ़ना, ये अभिवृद्धि है ना। और अगर नाखून, बाल, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, इन सभी का समग्र जो परिवर्तन है, जो विकास है, वो क्या कहलाएगा, विकास कहलाएगा। यहाँ परिवर्तन से तात्पर्य शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक आदि से है। शारीरिक विकास परिवर्तन भी हो रहा है, मानसिक भी हो रहा है और संवेगात्मक भी हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये विकास कहलाएगा। वास्तव में विकास भी अभिवृद्धियों का योग है। अभिवृद्धियों का योग तो है, जैसे नाखून का बढ़ना, बालों का बढ़ना, है ना, भुजाओं का बढ़ना, इन सभी को प्लस करते जाए, इन सभी को जोड़ दिया जाए, इन सभी का योग कर दिया जाए, तब उस दशा को, उस परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। तो अभिवृद्धि का योग विकास के परिणाम स्वरूप प्राणी में नई नई योग्यताएं, विशेषताएं, कार्यकुशलताएं प्रदर्शित होती हैं। ठीक है, तो आप विकास में अंतर समझ गए और अभिवृद्धि में भी अंतर समझ गए होंगे। ठीक है, जैसे हाथ पैर का बढ़ना, धड़ का बढ़ना आदि, ये क्या है, अभिवृद्धि। लेकिन इसके कारण जो शारीरिक, मानसिक कार्य कुशलता उत्पन्न होती है उसे विकास कहते हैं। जैसे मान के चलो कि एक बालक है, उसके छोटे छोटे पैर हैं, और धीरे धीरे जब वो बड़ा होता जाता है, उसके पैर और बड़े हो जाते हैं, हाथ भी उसके बड़े, लेकिन इन हाथों के द्वारा जब इसके हाथ कार्य कुशल हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, इनके कारण जो कार्य कुशलता आती है ना, वो क्या कहलाती है, विकास कहलाता है। ये चीज आपको याद रखनी है।
चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, सामाजिक हो, संवेगात्मक हो, ये सारे के सारे जो क्या कहलाएंगे, ये सभी मिलकर के समग्र परिवर्तन विकास कहलाएगा। हर्लॉक के अनुसार विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसकी अपेक्षा इसमें परिपक्व अवस्था के लक्ष्य और परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रगतिशील क्रम निहित है। अब हम देखते हैं कि बालों का बढ़ना, हाथ का बढ़ना, त्वचा का बढ़ना, है ना, पैरों का बढ़ना, इसी प्रकार से विभिन्न अंगों के बढ़ने के बाद बालक में जो एक परिपक्व अवस्था आती है ना, वो क्या कहलाएगा, उनमें जो परिवर्तन होते हैं, जो प्रगतिशील क्रम होता है, वो सभी विकास के अंतर्गत आएगा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसकी अपेक्षा इसमें परिपक्व अवस्था के लक्ष्य परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित होता है, ये परिभाषा किसने दी है, ये परिभाषा दी है हर्लॉक ने दी है। ठीक है, हर्लॉक। ठीक है, हर मतलब हर व्यक्ति की प्रगति होती है, तो प्रगतिशील क्रम, ठीक है, प्रगतिशील क्रम से होती है, और तो हर आपको याद रख लेना, हर व्यक्ति, तो हर्लॉक। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों अभिवृद्धि और विकास में अंतर, और भी कुछ पॉइंटों के माध्यम से हम देखेंगे कि अभिवृद्धि का संबंध शरीर के किसी अंग अथवा उप अंगों में परिवर्तन से है। ठीक है, कैसे है, अभिवृद्धि का संबंध शरीर के किसी अंग और उप अंगों में परिवर्तन से है, जबकि विकास समस्त अंगों के समस्यात्मक समग्र का बोधक है, समस्त अंगों का। ठीक है, समस्यात्मक समग्र का बोधक है विकास। अभिवृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, एक निश्चित समय के बाद क्या होती है, अभिवृद्धि रुक जाती है, लेकिन जब विकास की बात आती है तो विकास निरंतर, जीवन पर्यंत निरंतर चलता रहता है विकास। ठीक है, अभिवृद्धि का अर्थ क्या होता है, संकुचित है। अभिवृद्धि का अर्थ क्या है, संकुचित है, विकास की प्रक्रिया का अवयव मात्र है, विकास की प्रक्रिया का अवयव मात्र है कौन, अभिवृद्धि। जबकि विकास का अर्थ क्या है, व्यापक है, इसका संबंध न केवल शारीरिक पक्ष बल्कि संवेगात्मक, सामाजिक, मानसिक आदि सभी पक्षों में है। ठीक है, अभिवृद्धि में व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, है ना, विकास में समानता होती है, विकास में समानता होती है, लेकिन इसकी दर सीमा में अंतर होता है। अभिवृद्धि को नापा और तोला जा सकता है, विकास अप्रत्यक्ष व आंतरिक होता है, विकास गुणात्मक होता है। ठीक है, और विकास का अनुभव किया जा सकता है, इसे नापा या तोला नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से आपको याद रख लेना है कि विकास अप्रत्यक्ष व आंतरिक होता है, विकास गुणात्मक होता है, विकास का अनुभव किया जा सकता है, जबकि अभिवृद्धि को नापा और तोला जा सकता है। ठीक है, अगर आपका वजन बढ़ रहा है, वजन, तो ये क्या है, अभिवृद्धि है, अभिवजन को नापा और तोला जा सकता है। ठीक है ना, आपकी लंबाई बढ़ रही है तो नापा जा सकता है, और वजन बढ़ रहा है तो तोला जा सकता है, तो अभिवृद्धि हो रही है मतलब इसको नापा और तोला जा सकता है, लेकिन विकास अप्रत्यक्ष होता है, इसे अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत देखें कौन कौन से हैं। तो आपको पता है, आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, निम्न में से बताइए कौन सा अभिवृद्धि एवं विकास का सिद्धांत है या फिर नहीं है। तो अभिवृद्धि एवं विकास का सिद्धांत है निरंतर विकास का सिद्धांत। अब आपको पता है कि विकास निरंतर चलता रहता है, तो निरंतर विकास का सिद्धांत हो गया। विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, विकास की विभिन्न गति, अब विकास की विभिन्न गति अलग अलग गति होगी, मानसिक गति अलग होगी। ठीक है, तो ये विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत है, विकास क्रम का सिद्धांत है ना, विकास क्रम, किस क्रम में विकास हो रहा है, तो विकास क्रम का सिद्धांत है। जैसे भ्रूण का बनना, बालक का जन्म लेना, चलना फिरना, बोलना और फिर पढ़ना, ये जो है अलग अलग क्रम है ना, और ये निरंतर विकास का सिद्धांत से संबंधित है। तो ये चीज क्या है, अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत हैं। विकास की दिशा का सिद्धांत, अब एक चीज पूछा जाता है कि एक बालक का विकास कैसे होता है, सिर से पैर की ओर, है ना, सिर से पैर की ओर होता है, ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा जाता है, तो याद रख लेना है। इसके उपनाम कौन कौन से हैं, मस्तकोधी, मस्तकोदमुखी, इस प्रकार से ऑप्शन भी दिया जाता है। एक बालक का विकास होता है, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, मस्तकोदमुखी, है ना, सिरोपुंज विकास, केंद्रीय परिधीय विकास, निकट दूर का विकास, तो ये उसके कुछ क्या है, उपनाम है, तो इनको आपको याद रख लेना है, और लास्ट में दिया जाएगा उपर्युक्त सभी। तो ये चीज याद रखनी है आपसे। मस्तकोदमुखी, सिर से पैर की ओर ना ऑप्शन देकर मस्तकोदमुखी दे देगा, सिरपुंज विकास दे दे, केंद्रीय परिधीय विकास दे दे, या फिर निकट दूर का विकास दे दे। तो इस प्रकार से इनको उपनाम भी आपको पता होनी चाहिए विकास की दिशा के सिद्धांत को। ठीक है, एकीकरण का सिद्धांत होता है, एकीकरण का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक, ये इनका परस्पर संबंध होता है, चाहे शारीरिक, मानसिक,
है ना, संवेगात्मक हो, जैसे आपका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है तो आपका मानसिक विकास भी सही दिशा में होता है, ठीक है, आपका संवेगात्मक सी सही दिशा में हो जाता है, सामाजिक भी होता है, नैतिक भी होता है। इसी प्रकार से इन सिद्धांतों का परस्पर क्या होता है, संबंध होता है, तो परस्पर संबंध का सिद्धांत है, तो ये चीज भी याद रखनी है। सामान्य एवं विशेष प्रतिक्रिया का सिद्धांत, सामान्य प्रतिक्रियाएं और विशेष प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत होता है, इनका भी सामंजस्य होता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, ठीक है, समान प्रतिमान का सिद्धांत, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, परिमार्जिता का सिद्धांत, है ना, तो ये 10 सिद्धांत है, आपको याद रख लेना है। आपसे सीधा सा क्वेश्चन आएगा यहाँ से कि निम्न में से बताइए कौन सा अभिवृद्धि एवं विकास का सिद्धांत नहीं है, तो आपको निरंतरता का विकास निरंतर चलता है, तो निरंतरता का विकास, विकास की विभिन्न गति है ना, अलग अलग गति होती है, विभिन्न प्रकार की विकास का क्रम का सिद्धांत है, विकास क्रम से होता है, ठीक है, विकास की दिशा का सिद्धांत है, तो दिशा होती है सिर से पैर की ओर, एकीकरण का सिद्धांत है ना, परस्पर संबंध का सिद्धांत है, परस्पर संबंध, सामान्य एवं विशेष प्रतिक्रिया का सिद्धांत है, समान प्रतिमान का सिद्धांत, और वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत और परिमार्जिता का सिद्धांत। ये सभी सिद्धांत विकास एवं अभिवृद्धि के सिद्धांत कहलाते हैं, इनको आपको याद रखना है। अब विकास की विभिन्न अवस्थाएं भी हम देख लेते हैं। शैक्षणिक दृष्टिकोण से विकास की अवस्था में निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया, विकास की अवस्था को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों आपको पता होगा कि शैशवावस्था, शैशवावस्था यानी जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष माना जाता है, कुछ विद्वान 5 वर्ष मानते हैं, कुछ 6 वर्ष मानते हैं, ठीक है, ये शैशवावस्था है। बाल्यावस्था की बात करें तो बाल्यावस्था 5-6 से 12 वर्ष तक माना जाता है। इसमें बाल्यावस्था को 2 भागों में भी बांटा गया, पूर्व बाल्यावस्था यानी 6 से 9 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था यानी से 10 से 12 वर्ष। अब यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी कि शैशवावस्था का काल क्या माना जाता है, समय क्या माना जाता है, तब आपको पता होनी चाहिए कि जन्म से लेकर 5-6 वर्ष तक का जो काल है वो शैशवावस्था का काल है। बाल्यावस्था का काल 5-6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक है। पूर्व बाल्यावस्था का लेकर अगर बात करें तो 6 से 9 वर्ष, और उत्तर बाल्यावस्था 10 से 12 वर्ष तक का जो काल है वो उत्तर बाल्यावस्था कहलाता है। बात कर लेते हैं किशोरावस्था की, तो 12 वर्ष तक हो गई हमारी बाल्यावस्था, और उसके बाद 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक का जो काल है वो किशोरावस्था है। और किशोरावस्था को भी 2 भागों में बांटा गया, एक पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था यानी कि 13 से 16 वर्ष की अवस्था पूर्व किशोरावस्था, और उत्तर किशोरावस्था यानी कि 16 वर्ष से 18 वर्ष की जो अवस्था है वो उत्तर किशोरावस्था। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि उत्तर किशोरावस्था का समय क्या है, काल क्या है, तो 16 से 18 वर्ष की जो अवस्था है वो उत्तर किशोरावस्था है। बात कर लेते हैं प्रौढ़ अवस्था, तो 18 से अधिक की अवस्था क्या कहलाएगी, प्रौढ़ अवस्था, ठीक है। तो ये कुछ अवस्थाएं थी, विकास की अवस्थाएं, इनको बारे में देखा। अब इनके हम विस्तृत अध्ययन करेंगे कि शैशवावस्था की बात करें सबसे पहले, तो शैशवावस्था वह अवस्था है जो जन्म के पश्चात प्रारंभ होती है तथा 5 या 6 वर्ष की आयु तक चलती है। सभी को क्लियर है, ठीक है। शैशवावस्था को जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था माना गया, बिल्कुल, क्योंकि इस काल में शिशु का जितना ज्यादा निर्देशक व नियंत्रण किया जाता है, भावी जीवन की सफलता इसी पर निर्भर करती है। कौन सी अवस्था पर, शैशवावस्था पर, ठीक है। क्रो एंड क्रो के अनुसार देखें तो इन्होंने 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा, क्योंकि इस शताब्दी में बालकों के विकास को लेकर विस्तृत एवं गहन अनुसंधान प्रयोग किए गए हैं, और इसी के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि शैशवावस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि जो है 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी किसने कहा, ये क्वेश्चन कई बार आता है। तो आपका बिल्कुल आंसर होगा क्रो एंड क्रो, ठीक है, किसका है, क्रो एंड क्रो का है। यहां से एक क्वेश्चन आपका ये क्लियर होता है, ठीक है। शैशवावस्था के महत्वपूर्ण कथन देखो, वैलेंटाइन के अनुसार सीखने का आदर्श काल है। अगर आपसे पूछा जाए कभी कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, परिभाषा किसकी है, तो ये वैलेंटाइन की है, ठीक है। वैलेंटाइन डे आता ना, तो अब शैशवावस्था में कहा वैलेंटाइन डे, तो सीखने का आदर्श काल है, यहाँ तो सिर्फ वैलेंटाइन डे नहीं मनाना है, सीखने का ये आदर्श काल है, इसलिए वैलेंटाइन के अनुसार सीखने का आदर्श काल, ठीक है। थांडाई के अनुसार 3 से 6 वर्ष की आयु का बालक प्रायः अर्ध स्वप्नावस्था की अवस्था में रहता है। कौन कह रहे हैं, थांडाइक कह रहे हैं, थांडाइक महोदय कह रहे हैं कि 3 से 6 वर्ष की आयु का जो बालक है वो प्रायः अर्ध स्वप्नावस्था की अवस्था में रहता है, ठीक है, याद रख लेना है। फ्राइड के अनुसार व्यक्ति को, अब इसको कैसे याद, अर्ध स्वप्नावस्था, अब जो अर्ध स्वप्नावस्था में है उसे हम क्या नहीं करेंगे, उसे थाने में नहीं डालेंगे। हमने याद करे थे ना, थाने से रिलेट कर दे थांडाई के सिद्धांत, तो थान मतलब थाने,
तो थाने में नहीं डालेंगे इसको, तो अर्ध स्वप्नावस्था जहां भी आएगा वो थांडाइक। इस प्रकार से एक आध शब्द आप पकड़ लो, याद हो जाता है। फ्राइड के अनुसार व्यक्ति को जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है ना। तो याद रखना है क्या, फ्राइड ने कहा है कि व्यक्ति को जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। वाटसन के अनुसार देख लो, वाटसन सहसावस्था में सीखने की गति और विकास की सीमा अन्य अवस्था की तुलना में अधिक होती है। सहसावस्था में सीखने की गति और विकास की सीमा अन्य अवस्था की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। वाटसन, ठीक है, वाटसन याद रखना। गैसल के अनुसार प्रथम 6 वर्ष बालक के 12 वर्ष का दुगना सीख जाता है। प्रथम 6 वर्ष, ठीक है, 12 वर्ष का दुगना सीख जाता प्रथम 6 वर्ष में। ये किसने किया, गैसल महोदय ने किया है। तो ये चीज आपको याद रखना है, गैसल। गुड इनफ के अनुसार व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधार 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। 3 वर्ष की आयु तक गुड, है ना, गुड विकास हो जाता है। गुड याद रख लेना, गुड इनफ, है ना, पर्याप्त है कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधार 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है, यानी कि गुड विकास हो जाता है। गुड, गुड याद रख लेना, गुड। तो गुड इनफ है, गैसल महोदय है, वाटसन है, ठीक है, वाटसन। ये कुछ परिभाषाएं हैं, फ्रॉयड की, वाटसन की, गैसेल की, गुड इनफ की और वैलेंटाइन थांडाइक की, तो इनको याद रखना है, ठीक है। सहसावस्था की विशेषताएं देखें तो शारीरिक विकास की तीव्रता होती है इसमें आपसे पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन सी सहसावस्था की विशेषता है। तो सहसावस्था की जो विशेषताएं हैं तो शारीरिक विकास की तीव्रता होती है, मानसिक विकास की तीव्रता होती है, सीखने का आदर्श काल है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है ना, बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, कल्पना की सजीवता होती है, दूसरों पर निर्भरता होती है इसमें, ठीक है, आत्म प्रेम स्व प्रेम की भावना होती है, नैतिक गुणों का अभाव होता है, यहाँ पर नैतिक गुण नहीं होते, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, है ना, मूल प्रवृत्तियां जो भी उनकी होती हैं उनके उन आधार पर जो है इनका व्यवहार होता है, काम शक्ति का प्रदर्शन, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया, अनुकरण द्वारा सीखने की, दूसरों की देखा सीखी करते हैं, अनुकरण करते हैं, सीखने की प्रक्रिया, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। आपने देखा होगा बच्चे बात बात में बहुत प्रश्न करते हैं, ये क्या है वो क्या है, तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, दोहराने की प्रवृत्ति होती है, अंतर्मुखी इनका व्यक्तित्व होता है, मन ही मन में सोचते हैं, तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व है, संवेगों का भी प्रदर्शन इनका होता है। तो ये सारी की सारी सहसावस्था की विशेषताएं होती हैं जिनको आपको याद रख लेना है, ठीक है। बात कर लेते हैं बाल्यावस्था की। 5-6 से 12 वर्ष, 5-6 वर्ष से 12 वर्ष तक का जो काल है वो बाल्यावस्था कहलाता है। बाल्यावस्था वह काल है जो 5-6 से प्रारंभ होकर 12 वर्ष तक चलता है, ठीक है। बाल्यावस्था में विकास की गति क्या होती है, मंद होती है। इसका मंद होना भी आवश्यक होता है क्योंकि मंद गति के कारण इसके विकास में मजबूती आती है, ठीक है। बाल्यावस्था को गैंग एज कहा जाता है और इसी उम्र में नेता बनने की इच्छा रहती है ना। टोली की आयु, समूह की आयु कहा जाता है, गैंग एज कहा जाता है। बालक समूह में रहना सीख जाता है बाल्यावस्था में और वह जो आयु है, वह जो एज है वो गैंग एज के नाम से जाना जाता है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस अवस्था को, बाल विकास में किस अवस्था को गैंग एज के नाम से जाना जाता है, तब आपका सीधा सा उत्तर होगा बाल्यावस्था को, ठीक है। बात कर लेते हैं बाल्यावस्था से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। तो कार्ल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बताते हुए लिखा है कि वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझ पाना बहुत कठिन है, ठीक है। ये किसने लिखा है, कार्ल ब्रूस ने लिखा है, कार्ल ब्रूस ने, ठीक है। तो आपको याद ही रखना है, इन्होंने कहा भी है कि बाल विकास की अवस्था को, मतलब बाल विकास के काल को समझ पाना, काल को समझ पाना, यहाँ पर काल तो बोल ही रहे, तो काल व ब्रूस, अब काल बाल विकास की अवस्था, अवस्था मतलब काल, ठीक है। तो याद रख लेना है, तो इस अवस्था को समझ पाना, इस काल को समझ पाना, बाल विकास के काल को समझ पाना, ये जो है बहुत कठिन है। तो काल ब्रूस की परिभाषा हो जाएगी, इसको ऐसे याद रखेंगे। रॉस के अनुसार बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता या छद्म काल कहा है ना। किसने कहा है, रॉस ने कहा है, रॉस ने। अब बाल्यावस्था में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं, है ना, विभिन्न प्रकार की टोली में रहता है, विभिन्न प्रकार के गुण सीखता है, तो ये क्या होता है, किसी किसी को रॉस नहीं आता, रॉस नहीं आता, ये परिपक्वता या छद्म काल है। मिथ्या, मिथ्या किसी किसी को मिथ्या लगता है, तो ये रॉस नहीं आता किसी किसी को, ठीक है। तो बाल्यावस्था को मिथ्या, परिपक्वता या छद्म काल कहा गया।
है ना। स्टैंग के अनुसार शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेला हो, ये कह रहे हैं स्टैंग। अब 10 वर्ष का बालक है तो वह खेल खेलता खेलता क्या होता है, स्ट्रांग होता है। तो स्टैंग के अनुसार शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेला हो। तो स्टैंग आपको याद रख लेना, जब बालक खेल खेलते हैं तो स्ट्रांग बनते हैं, स्ट्रांग मतलब स्टैंग। किलपैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिक सामाजिकरण का काल कहा गया। प्रतिद्वंदात्मक, है ना, प्रतिद्वंदात्मक। किलपैट्रिक महोदय कह रहे हैं कि बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल कहा जाता है। ठीक है। विलियर जॉन्स और सिम्पसन बोल रहे हैं कि बाल्यावस्था वह अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण, मूल्य आदि बहुत सीमा तक निर्धारित हो जाते हैं। विलियर जॉन्स और सिम्पसन महोदय कह रहे कि बाल्यावस्था जिसमें एक व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण, मूल्य आदि बहुत सीमा तक क्या होते हैं, निर्धारित हो जाते हैं। शैक्षिक दृष्टिकोण से संपूर्ण जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है, है ना। तो यहाँ से हमने बहुत सारी चीजें बाल्यावस्था के बारे में देखी कि 5 से 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक का जो काल है वो बाल्यावस्था है। बहुत ही जो अवस्था है ये गैंग एज मानी जाती है, मतलब जो बाल्यावस्था है इसे गैंग एज, समूह की आयु, टोली की आयु कहा जाता है। ठीक है। इसमें जो विकास है वो मंद गति से होता है, जिससे जो है इसके विकास में मजबूती आती है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। कार्ल ब्रूस ने इसे जो है इस अवस्था को समझ पाना बहुत कठिन बताया है। रॉस ने इसे मिथ्या परिपक्वता माना है। किलपैट्रिक ने प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल माना है। ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। बाल्यावस्था की विशेषताएं आपको देखना है तो शारीरिक विकास में स्थिरता होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से बताइए बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, तो शारीरिक विकास में स्थिरता है, मानसिक विकास में स्थिरता है, मानसिक योग्यता में वृद्धि है, वास्तविक जगत से संबंधित है, जिज्ञासा की प्रबलता है, रचनात्मक कार्यों में क्या है, आनंद आता है इस अवस्था में, है ना। समूह भावना का विकास हो जाता है, इसे टोली की आयु तो कहा ही जाता है। नैतिक गुणों का विकास भी होने लगता है इस अवस्था में। संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है, निरुद्देश्य भ्रमण की भावना होती है, कोई उद्देश्य नहीं फिर भी भ्रमण की भावना। काम शक्ति की न्यूनता होती है इसमें। रुचियों में परिवर्तन होता है, सामूहिक खेलों में रुचि होती है। बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होता है इसमें। संवेगों का दमन एवं प्रदर्शन होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। किशोरावस्था की बात करें तो 13 से 18 वर्ष का जो काल है वो किशोरावस्था का काल माना जाता है। ठीक है। एडोलसेंस लैटिन भाषा के एडोल्सियर से बना है। एडोल्सियर प्रजनन या परिपक्वता का विकसित होना। एडोलसेंसियर का क्या है, प्रजनन या परिपक्वता का विकसित होना। किशोरावस्था के कुछ नाम देखें तो तूफानों की अवस्था किसने कहा, हॉल ने कहा है। हॉल महोदय क्या कर रहे हैं कि किशोरावस्था तूफानों की अवस्था है ना। जीवन का सबसे कठिन काल, ये किसने कहा, किलपैट्रिक ने। जीवन का बसंत काल, 3H ने कहा, 3H ये बसंत काल है, जीवन का बसंत काल। सुंदर अवस्था है, तो ये चीज याद रखना, तूफानों की अवस्था हॉल, जीवन का सबसे कठिन काल किलपैट्रिक, जीवन का वसंत काल 3H, सुंदर अवस्था, है ना। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें प्रजनन क्षमता विकसित हो जाती है, परिपक्वता का विकास होता है। किशोरावस्था एक चुनौतीपूर्ण अवस्था है। किशोरावस्था की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि किशोर अपने आप को बड़ा समझते हैं और व्यक्ति उसे छोटा समझते हैं। सबसे बड़ी विडंबना यही है, किशोर अपने आप को क्या समझता है, बड़ा समझता है और व्यक्ति उसे छोटा समझते हैं। ठीक है। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है। और किशोरावस्था को तनाव या तूफान की अवस्था, जीवन का सबसे कठिन काल, जीवन का बसंत काल, सुंदर अवस्था, इसमें प्रजनन क्षमता विकसित हो जाती है, परिपक्वता का विकास होता है। किशोरावस्था एक चुनौतीपूर्ण अवस्था है जिसमें सामंजस्य कर पाना बहुत कठिन होता है, इसलिए इसे तनाव एवं तूफानों की अवस्था कहा गया, जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया। ठीक है। तो ये चीज आपको याद रख लेनी है। कुछ इसके उपनाम हैं किशोरावस्था के, इनको याद रखना है। किशोरावस्था से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। क्रो कह रहे हैं कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति व भावी शक्ति है, आशा को प्रदर्शित करता है। तो ये किसने कहा है, क्रो ने कहा है। ठीक है। स्टैनले हॉल की बात करें तो किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, दबाव, विरोध, झंझावात और तूफानों की अवस्था है, ये स्टैनले हॉल ने कहा। रॉस कह रहे हैं कि किशोरावस्था सहसावस्था का पुनर्वर्तन काल है, रॉस महोदय। किलपैट्रिक, इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है।
ये किलपैट्रिक महोदय की है। ये परिभाषाएं पूछी जाती हैं, इन परिभाषाओं को याद रख लेना। किशोरावस्था की विशेषताएं देखो तो शारीरिक व मानसिक विकास में तीव्रता होती है किशोरावस्था में, है ना, और घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्र बनते हैं, व्यवहार में विभिन्नता होती है, स्थिरता एवं समायोजन का अभाव होता है, वीर पूजा की भावना होती है, किसी को अपना आदर्श मानने लगते हैं इस अवस्था में, ईश्वर व धर्म में विश्वास, अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है यहीं से, काम शक्ति में परिपक्वता आती है, स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना होती है, स्वतंत्र रहना चाहता है और स्वतंत्र रहना चाहता है तो वह विद्रोह करता है, तो विद्रोह की भावना भी होती है, व्यवसाय चयन की चिंता हो जाती है यहाँ से, है ना, किशोरावस्था से, रुचियों में परिवर्तन एवं स्थिरता आती है और समाज सेवा की भावना यहाँ से जागृत होती है। तो ये सारी की सारी जो विशेषताएं हैं वो किशोरावस्था की हैं। विभिन्न जो है विद्वानों ने अलग अलग विशेषताएं इसमें दी हैं। इसके कुछ उपनाम है कि ये तूफानों की अवस्था, जीवन का सबसे कठिन काल, जीवन का वसंत काल, सुंदर अवस्था, ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है। किशोरावस्था के बारे में बहुत ही सुंदर अवस्था भी इसे कहा गया, वसंत काल भी इसे कहा गया, जीवन का सबसे कठिन काल भी कहा गया, तनाव तूफानों की अवस्था भी कहा गया। ये कौन सी अवस्था है? वो अवस्था है किशोरावस्था। आपसे सीधा पूछा जाएगा कि जीवन का सबसे कठिन काल जो है कौन सी अवस्था को माना जाता है, तब आपका उत्तर होगा किशोरावस्था। जीवन का सबसे बसंत काल माना जाता है किशोरावस्था, तनाव तूफानों की अवस्था मानी जाती है किशोरावस्था। ठीक है, वह अवस्था कौन सी है जिसमें प्रजनन क्षमता विकसित हो जाती है, तो किशोरावस्था। ठीक है, ये सारी की सारी जो नियम है, जो सारी की सारी विशेषताएं हैं, ये किशोरावस्था की हैं। और 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की जो अवस्था है वो किशोरावस्था है। किशोरावस्था को पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था के बारे में बांटा गया है ना। 13 से 16 वर्ष जो हो जाएगी पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था 16 से 18 वर्ष तक की अवस्था उत्तर किशोरावस्था होती है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उनमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ये कौन कौन सी परिभाषा है, कौन कौन से उपनाम है, उनका काल क्या है, समय क्या है, उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में जाना। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं। बिल्कुल पूरा का पूरा विस्तृत पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है कि आपका कोई भी प्रश्न छूट ना पाए, है ना, आपके हर प्रश्न क्लियर हो। ठीक है, चाहे आप टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एमपी टेट की या सीटीईटी की कर रहे हैं, रीट की कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको बना के देंगे, पूरा का पूरा जो विस्तृत अध्ययन है। इसके पहले अधिगम को हमने पढ़ा, अधिगम के बहुत सारे जो सिद्धांत थे उनको हमने ट्रिक के माध्यम से भी याद किया, जैसे भी बना आपको याद करवाने का प्रयास किया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से सभी लोग बताएंगे। वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर लेना। और रोज 2:30 बजे आपकी जो कक्षा है वो होती है ना, एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान और एमपी टेट ग्रेड 3 वाले, रीट, सीटीईटी एग्जाम वाले सभी लोग इस सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे हैं निःशुल्क, जहां पर आपको नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में मिलते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आईएएस स्टडी ट्रिक सर्च करना है, ठीक है। और इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए सुमित जैन, फेसबुक से जुड़ने के लिए सुमित जैन, साथ ही व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिया है, कोई भी डाउट रखता है तो जरूर पूछें, ठीक है। वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें दोस्तों। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।